लेक्चर नंबर 35। आज के लेक्चर में हमने असाइनमेंट डिस्कशन करनी है। कल के लेक्चर में जो असाइनमेंट दी थी आपको, हाँ जी, और असाइनमेंट आप रिटर्न करके नहीं आए। आपने ये समझा कि असाइनमेंट चेक ही नहीं होगी। असाइनमेंट चेक हो गई तो आपको एक दिन की एक्सटेंशन मिल रही है। कल के दिन में आपने यही असाइनमेंट रिटर्न फॉर्म में करके लानी है। हाँ, आपके लिए एक रायता है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो जो एग्जाम्पल्स है ना, यानी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चन मतलब पास पेपर के क्वेश्चन नहीं है, जो सिर्फ एग्जाम वो आप लिखेंगे वो भी रिटर्न में, लेकिन वो सिर्फ की पॉइंट्स लिख दें, यस नो, अमाउंट लिख दें, डैमेजेस की कितनी पे की जाएगी, बस इतना काफ़ी है, चलेगा। और जो आई के आपके पास पेपर के क्वेश्चन है उन्हें आपने कंप्लीट फॉर्मेट में लिखना है। इतनी कोई रहता है आपको, लेकिन हर क्वेश्चन रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। और जो आई के आपके पास पेपर के क्वेश्चन है वो कंप्लीट सोल्यूशन फॉर्मेट में होना चाहिए, जैसा आपने एग्जाम में लिखना है। ठीक है, कर लेंगे कल, चलिए ठीक है। तो असाइनमेंट में क्वेश्चन ज्यादा है, एमसीक्यू भी हैं, आज ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो कल का लेक्चर भी इसके ऊपर लगेगा। ठीक है, तो डिस्कशन कल टेस्ट का सिलेबस आपको बता नहीं दिया गया? हाँ, बता दिया गया अभी। अच्छा, आप ना जुम्मे वाले दिन आप पूछ लिया करें कैसा सिलेबस दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया होता है। बल्कि हाँ, जुम्मे को आपको फ्राइडे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अगर ना डिस्ट्रीब्यूट हो तो आपने हाईलाइट कर देना है, क्योंकि एक दो दिन पहले सिलेबस बताना मुनासिब नहीं, आपने तैयारी भी करनी होती है। सीला बीला सेम डे है भाई, ये प्लानिंग भाई मेरी नहीं है, ये किसी मतलब मैनेजमेंट की प्लानिंग है, कुछ नहीं। हमें कहते हैं आप टीचर है, टीचर ही रहे, हम कहते हैं ठीक है जी, ठीक है। वो जाहिर है उन्होंने, और वो भी बिला वजह प्लानिंग नहीं करते, कुछ ना कुछ फैक्टर उन्होंने सामने रखे होंगे डेफिनेटली, ठीक है, उनको डिसाइड किया होगा। क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका बीला और सीला दोनों पेपर दे रहे हैं स्टैंड में? एक तो 5 6 7 8 स्टूडेंट हैं बस, बाकी 100 स्टूडेंट्स हैं। ऑनलाइन वालों को भी इजाजत नहीं है आके टेस्ट देने की, ऑनलाइन वाले कभी भी दे सकते हैं। बहरहाल चलिए, तो डिस्कशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें पता नहीं क्यों आई कैप ने क्वेश्चंस की तादाद गैर जरूरी तौर पे ज्यादा रखी है, गैर जरूरी तौर पे। यानी एक ही तरह के कंसेप्ट, मैं कल क्वेश्चन करने बैठा हूं, एक दफा वही कंसेप्ट, दूसरी दफा वही कंसेप्ट, 10 दफा वो कंसेप्ट आ गया। एक जिन स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन किए होंगे उनको भी अंदाजा होगा। लेकिन बारह, चूंकि आपको पता है हमने एक तरह से समझ कसम खानी होती है कि आई कैप की किताब का एक एक क्वेश्चन करवाया है, तो उसके लिए मजबूरी है। हाँ, तो उसके लिए आपको हर क्वेश्चन, चाहे वो पहले हो चुका है या नहीं हुआ, अगर आई कैप की बुक में अपीयर हो रहा है, चाहे सिमिलर कंसेप्ट हो, वो हमने प्रैक्टिस करवाना होता है। तो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन में आपको लगेगा मतलब बोरिंग महसूस होंगे। स्टार्ट करें जी, अटेंटिव में चलिए। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 ए, जमील इम्प्लॉयड क्वेश्चन ऑन तलत टू सेल हिज गुड्स टू तलत। यानी जमील चीजें बेच रहा है तलत को अबव मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस से ज्यादा, 1000 की चीज उसने 10,000 में बेच दी। जमील आल्सो डिलीवर द गुड्स, जमील ने चीजें भी दे दी उसको, एंड पेमेंट इज ड्यू ऑन तलत, और तलत ने 10,000 भी देने हैं। लेटर तलत प्रूव्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ दैट क्वेश्चन वाज एम्प्लॉयड, तलत कोर्ट में पहुंच गया और उसने प्रूफ कर दिया क्वेश्चन एक्सरसाइज हुई थी, यानी कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल था, उसने रिसेंड कर दिया उसको, एंड रिसेंडेड द कॉन्ट्रैक्ट। इज तलत बाउंड टू रिटर्न द गुड्स टू जमील? बिल्कुल, चाहे क्वेश्चन हुई भी हो, रिस्टोरेशन आपको पता है करनी होती है, ठीक है, पैसे कोई नहीं देगा लेकिन चीजें वापस करनी होंगी। क्लियर है? अच्छा, मैं आगे आपसे पूछ रहा हूं, फर्ज कीजिए कि इस अरसे में तलत ने उन चीजों को इस्तेमाल भी कर लिया हो, तो जितना भी है, जितना भी कंजम्पशन हुई है, उसकी जो मार्केट प्राइस है, रीजनेबल प्राइस है, वो उसको पे करनी पड़ेगी। ए क्लियर? बी, आजम पेज बासित रुपीज 100,000 इन कंसिडरेशन ऑफ बासित प्रॉमिसिंग टू मैरी चंदा, आजम्स डॉटर। चंदा इज डेड एट टाइम ऑफ द प्रॉमिस, कमेंट ऑन लीगल स्टेटस ऑफ दिस एग्रीमेंट। वाइड एब इनिशियो, और अब क्या होगा? बासित रिटर्न करेगा आजम को 1 लाख रुपए, कोई इश्यू तो नहीं है इसमें। कौन से वाला क्वेश्चन होता, केस होता तो ये पैसे रिटर्न ना होने होते? अगर वेजरिंग एग्रीमेंट होता, फिर रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट ना, नॉर्मली वाइड एग्रीमेंट्स पे रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट होते हैं, इलीगल में नहीं होते हैं। और वेजरिंग इलीगल ही है, वेजरिंग इलीगल ही है। वो एक कंसेप्ट था कहीं पे लिखा हुआ कि पेमेंट बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव और गार्डियन इन रिस्पेक्ट ऑफ वाइड एग्रीमेंट, जैसे वाइड एग्रीमेंट वेजरिंग एग्रीमेंट इज नॉट रिफंडेबल। ये आपने पढ़ा? इसका मतलब क्या हुआ? अगर फर्ज कीजिए कि ये माइनर है, ये कहीं जुआ लगाए माइनर, और 1 लाख रुपया हारा है। अब ये वापस आए, इनका जो भी गार्डियन था, उन्होंने कहा भाई क्या हुआ? उन्होंने कहा 1 लाख रुपया हारा है।
अब गार्डियन 1 लाख रुपया वो जुए का जो हारे हैं वो पे कर देता है, क्या गार्डियन इनकी प्रॉपर्टी से पैसे रिकवर कर सकता है? नहीं कर सकता। एक तो चाहे आप नेसेसिटीज ऑफ गुड वाला कंसेप्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, नेसेसिटी ऑफ गुड है ही नहीं। और दूसरा खास तौर पे लाने का है कि जो वेजरिंग एग्रीमेंट के ऊपर आपने किसी को भी पेमेंट की ना, किसी की भी पेमेंट की आपने वेजरिंग एग्रीमेंट की, वो नॉन रिफंडेबल। ये भी क्लियर है? सी अदील कॉन्ट्रैक्ट्स विद बाबर टू डिलीवर टू हिम 250 kg ऑफ राइस बिफोर द 1st of May। 1 मई से पहले 250 kg राइस डिलीवर कर। अदील डिलीवर्स 130 kg ओनली बिफोर दैट डेट एंड नन आफ्टर, यानी उसने डेट से पहले 130 किलो राइस डिलीवर की और उसके बाद कोई नहीं की। 250 करनी थी, 130 की। बाबर रिटेन्स द 130 kg। बाबर ने आफ्टर 1st of May बाबर ने 130 kg एक्सेप्ट कर लिया। ये देखें, रिटेन कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि असूली तौर पे एसेंशियल्स ऑफ टेंडर को सामने रखें तो ये वैलिड टेंडर नहीं था, क्योंकि होल ऑब्लिगेशन का नहीं था। स्टूडेंट कहते सर होल ऑब्लिगेशन क्या होती है? होल ऑब्लिगेशन ये होती है कि 250 किलो का एग्रीमेंट हुआ तो 250 किलो डिलीवर करो। हाँ, अगर 249 किलो डिलीवर कर दिया, 1 किलो राइस एक शाह पर फट गया, वो गिर गई, वो माइनर डेविएशन, वो कोई मसला नहीं। लेकिन 130 kg माइनर डेविएशन नहीं है, ये वैलिड टेंडर नहीं था। वो उसको चाहे तो रिजेक्ट कर सकता, लेकिन उसने क्या कर दिया बाबर ने? आफ्टर द 1st of इज बाबर लायबल टू पे एनी अमाउंट टू अदील? अमाउंट ऑफ 130, यानी जो उसने गुड रिसीव कर ली हैं उसके प्राइस तो पे करेगी। यानी अगर पार्शल आप रिसीव कर लें गुड या सर्विसेज, उसकी प्राइस पे करनी होती है। ये तो वही केस नहीं होगा सिंगर वाला 6-9 वो परफॉर्मेंस की, उसके बाद तो जितनी पास्ट परफॉर्मेंस है वो पेमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं। उसने कहा इज बाबर लायबल टू पे एनी अमाउंट टू अदील? आपने कहा यस 130 की। क्वेश्चन पार्ट बी, इज बाबर इंटाइटल्ड टू रिसीव एनी अमाउंट फ्रॉम अदील? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को गौर से नहीं पढ़ा। इज बाबर वो है जिसने रिसीव किया, इज बाबर इंटाइटल्ड टू रिसीव एनी अमाउंट फ्रॉम अदील? डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता वो। देखिए, मैंने भाई के साथ एग्रीमेंट किया 250 का, ये ड्यू डेट पे 130 ले आए किलो, मैं 130 एक्सेप्ट कर लिया, अब मैंने 130 के पैसे देने हैं इनको, ये क्वेश्चन कर रहा है। लेकिन इस चीज ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी तो किया है। क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मैं डैमेजेस नहीं इनसे ले सकता? हाँ, एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस नोटिस देना पड़ेगा, बिल्कुल, लेकिन क्लेम तो कर सकता हूं ना, राइट है? क्या ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है? यस है। सिंगर वाले में भी तो यही था कि अगर वो 6 नाइट में उसने नहीं परफॉर्म किया तो चलो ठीक है, उसका सिंगर का राइट क्या है? पिछली परफॉर्मेंस के पैसे मिले। लेकिन जो थिएटर का मालिक था उसका राइट क्या है? कि डैमेजेस क्लेम करे। सी क्लियर? आगे चलते हैं। D. Alia, a singer, contracts with Visma, the manager of theatre, to sing at her favorite casery for 2 nights in every week during the next 2 months. And Visma engages to pay her rupees 10,000 for each night's performance. On 6th night, Alia willfully इसमें बड़ा अहम लफ्ज़ है। इसका मतलब है कि इसका डिफॉल्ट है, ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में नहीं आएगा, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। अगर आलिया बीमार हो जाती, डेंगू हो जाता उसको, फिर वो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में आ जाता, फिर डैमेजेस ना मिलते। ये विलफुली का लफ्ज मतलब समझ आया आपको? Alia willfully absents herself from the theatre and Bisma in consequences rescinds the contract. Can Alia recover any price from Bisma? Alia सिंगर है, 6 नहीं 5 और अगर उसको क्वेश्चन में अमाउंट दिया, कैलकुलेशन भी मार लें, 5 10,000 50,000 रुपए, क्या बिस्मा कोई रिकवर कर सकते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से डैमेजेस? भाई समझ आई कि नहीं आई? अच्छा सही से बताना, कितने स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई? समझ नहीं आई? समझ आ गई सबको? आगे चलते हैं। ई, आतिफ कॉन्ट्रैक्ट्स टू सिंग फॉर बिलाल एट ए कंसर्ट फॉर ₹1 million which are paid in advance. आतिफ is too ill to sing. Too ill to sing, पता ना मुहावरा होता है, too ill, इतना बीमार के सिंगिंग नहीं कर सकता। Can बिलाल claim any compensation from आतिफ? पहली चीज मुझे बताइए, क्या आतिफ कोई अमाउंट रिसीव कर सकता है? कुछ परफॉर्म ही नहीं किया, ना गुड ना सर्विसेज, कुछ परफॉर्म ही नहीं किया, आतिफ तो 1 रुपया नहीं ले सकता। क्या बिलाल पैसे ले सकता है आतिफ से? कितने? एडवांस। अच्छा ये तो हो गया जो एडवांस दिया था, क्या डैमेजेस क्लेम कर सकता है?
क्यों नहीं कर सकता? उसका आतिफ का फॉल्ट नहीं है, डैमेजेस क्लेम नहीं होगा। हाँ, ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है। वो क्या था, वो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इसी का नाम था ना, कि आप पर्सनल इनकैपेसिटी हो जाए। भाई आप रह गए, आप भी बोल दे डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आप भी बोल दें डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। शाबाश, यही था ना कि पर्सनल इनकैपेसिटी हो जाए, पर्सनल इनकैपेसिटी हो जाए। आगे चलें? भी समझ आई ना? फिर यस करना है, वरना यस नहीं करना। मैंने अगर कोई क्वेश्चन आपने कहा ना समझ आ गई, फिर मैंने क्वेश्चन ना आया, क्या नहीं लिखा? देखिए हमारी जो क्लास डिस्कशन होती है ना, ये हमेशा सॉल्यूशन से, नॉर्मली सॉल्यूशन से ज्यादा होती है, क्योंकि मेरी भी कोशिश होती है क्वेश्चन को थोड़ा कंप्रीहेंसिव कर लूं। तो आप अपने ज़हन में रखें, अगर आपको समझ आ रही है तो ठीक है। सॉल्यूशन में वही लिखा होगा जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक रिक्वायर्ड चीज है, काम की बात होगी, बस टू द पॉइंट। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि क्वेश्चन को डिफरेंट एंगल से डिस्कस करें अगर हो सके तो। 6 है, Naveed promised to deliver food at an event organized by Adil for 80 persons for ₹85,000. ठीक है? Just an hour before the event, Naveed informed that he would not be able to deliver the food. ऐसा food deliver नहीं हो सकता। Adil arranged the food from another caterer, which did cost him ₹93,000. What remedy is available to Adil? एक मिनट हरे, पहले मैं देखूं। सबसे पहले तो नवीद ने चूंकि हमें गुड सर्विस सप्लाई नहीं की, तो अगर हमने कोई एडवांस दिया हुआ उसको वो वापस ले लेंगे। तो इसमें कोई एडवांस दिया हुआ है, सोल्यूशन में वो नहीं लिखना। दूसरा, चूंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है उसने, तो हम उससे डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन से पता चले सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, डैमेजेस क्लेम करेंगे। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम डैमेजेस का? नॉर्मल रूल क्या है, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का फर्क होता है डैमेजेस। कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में डैमेजेस का रूल क्या है? मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का फर्क होगा, जो कि यहां पे कितना है? यहां पे कितना फर्क है? 8,000। क्लियर? इसका मतलब है 8,000 से क्लेम किए जा सकते हैं। 7. Asif hires Bilal ship to go to Karachi and there take on board on the 1st of January a cargo which Asif is to provide and to bring into ग्वादर। यानी आसिफ ने बिलाल से कहा, भाई अपनी कश्ती लेके पहुंच जाना कराची पे, वहां पे मैं सामान लोड करवाऊंगा, तुम ग्वादर पहुंचा देना। द फ्रेट टू बी पेड व्हेन अर्न्ड, फ्रेट बाद में मिलेगा, एडवांस नहीं है। बिलाल शिप डज नॉट गो टू कराची, बिलाल की शिप कराची पहुंची नहीं। आसिफ उधर अपना सामान लेके इंतजार करता रहा जो ग्वादर में सामान पहुंचाना था। Bilal Shah does not go to, but Asif has opportunity to of procuring suitable conveyance or the cargo upon terms as advantageous as those on which he had chartered the ship। और आसिफ उसी रेट के ऊपर उसे एक दूसरी कार्गो मिल गई जिसके ऊपर वो सामान, उसी रेट के ऊपर। Asif avails himself of these opportunities but is put to trouble and expenses in doing so. Is any remedy available to Asif? यानी रेट वही लगा जो उसने बिलाल को पे करना था, लेकिन उसको भागदौड़ करना पड़ी। ठीक है, भागदौड़ करना पड़ी, कोई कॉल करनी पड़ी होगी, कोई टैक्सी लेके किसी मुलाकात कर, इस पे उसका कुछ खर्चा हुआ। क्या डैमेजेस क्लेम होंगे? डैमेजेस क्लेम होंगे, बिल्कुल होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस सेम है, तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट वो उसके डैमेज 0 है, लेकिन प्लस जो एडिशनल एक्सपेंस हुआ है वो मिलेगा। क्लियर? अच्छा, यहां पे मुझे बताइए, पिछली एग्जांपल के साथ कंपेयर करते हैं इसको। इस वाली एग्जांपल में 85,000 का एग्रीमेंट हुआ था डील के साथ, और बाद में 93,000 दूसरी जगह से मंगा। अगर दूसरी जगह से भी 85,000 की ही बढ़ते तो अदील से कितने करवाते हैं? कोई भी नहीं, क्योंकि डैमेज कोई भी नहीं है ना। आपको बताया था डैमेज का रूल होता है टू कंपनसेट एग्रीड पार्टी, डिफॉल्टिंग पार्टी को पेनलाइज करना ऑब्जेक्टिव नहीं होता। तो अगर दूसरी जगह से भी हमें 85,000 का ही मिलते चीजें तो डैमेजेस 0 होते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में हमने ये नहीं कहा कि जो उसकी एफर्ट्स भागदौड़ लगी होगी अल्टरनेट अरेंजमेंट करने में उसके पैसे क्लेम कर सकता है, इसमें नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्वेश्चन में उसने बताया नहीं। इसका मतलब ये है कि कोई नहीं लगे होंगे। याद रखिए, लॉ का रूल होता है, आप जब तक क्लेम नहीं करेंगे ना आपको कोई चीज नहीं मिलेगी। इसमें कंफर्म है कि कुछ ना कुछ तो, और कुछ भी ना सही ना, उसने एक कॉल तो की होगी अल्टरनेट अरेंजमेंट करवाने के लिए, उसके कोई 4-5 रुपए तो इसके लगे होंगे, लेकिन चूंकि उसने क्लेम नहीं किया उसको नहीं मिले। बात समझ आ रही? तो यहां पे भी उसी कंसेप्ट को, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको इसी कंसेप्ट पे अप्लाई करके समझा रहा हूं आपको,
क्योंकि डैमेजेस का रूल क्या, ऑर्डिनरी डैमेजेस का रूल क्या है, मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का फर्क है। जी जी, अगर मार्केट प्राइस और वो अगर उसको कोई कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ी लेकिन वो फिर भी उसको शुरू तो कर सकता है ना टी-शर्ट कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़ी पिछले वाले क्वेश्चन में, वो फूड वाले क्वेश्चन में, जिसमें इस वाले क्वेश्चन में, हाँ इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट उसको नहीं पड़ी लेकिन फिर भी शुरू कर सकता है, तो क्लेम में क्या मांगेगा, डैमेजेस के तौर पे क्या मांगेगा, डैमेजेस के तौर पे उसको जो एक्स्ट्रा ट्रबल एक्सपेंस लगे हैं उसके एक्स्ट्रा, अगर फर्ज कीजिए ये भी ना लगते तो क्या फिर भी केस फाइल कर सकता था। अगर 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 करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन इस सूरत में उसे पैसे कोई नहीं मिलेंगे और लॉ नॉमिनल डैमेजेस इंपोज करेगा बिलाल के ऊपर, नॉमिनल डैमेजेस, क्योंकि नुकसान नहीं हुआ ना पार्टी को। देखिए क्या पॉसिबल है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो लेकिन नुकसान ना हो, पॉसिबल है ना, पॉसिबल। ये देखिए ये इसकी एग्जांपल है, अगर उसने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ना के होते लगे तो इसकी एग्जांपल थी। पॉसिबल है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो लेकिन पार्टी को नुकसान, क्योंकि अल्टरनेट अरेंजमेंट पॉसिबल थी। इस सूरत में नॉर्मली केस फाइल नहीं किए जाते, अगर करें भी तो आपको पैसे कोई नहीं मिलते, सिर्फ 10, 15, 20, 50 रुपए ज्यादा से ज्यादा बस। हाँ बिल्कुल, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सू कर सकता है, और लेकिन जो कंपनसेशन पेबल होगी वो डिपेंड करेगा नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। नुकसान हुआ है तो कंपनसेशन या डैमेजेस पेबल होंगे, नुकसान नहीं हुआ तो नहीं पे होगा। हाँ वो कोर्ट को, नॉमिनल डैमेजेस नॉर्मली वो कोर्ट के खातों में जमा करवा दिया जाता है। क्वेश्चन 8, आजम कॉन्ट्रैक्ट्स टू बाय ऑफ बाबर एट ₹150 per kg 500 kilograms of rice, no time being fixed for delivery. Azam afterwards inform Babar that he will not accept the rice if tendered to him. Tendered का मतलब क्या होता है, उसको डिलीवर किया। पहले एग्रीमेंट किया कि 150 किलो के हिसाब से 500 किलो राइस खरीदेगा, बाद में उसने कहा मैंने नहीं खरीदनी। इफ टेंडर्ड का मतलब वही जो हमने पहले पढ़ा था, डिलीवर्ड। टेंडर मींस डिलीवर्ड, टेंडर टू हिम मींस डिलीवर्ड टू हिम इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इफ टेंडर टू हिम, टेंडर का मतलब क्या है यहाँ पे, डिलीवर्ड। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। टेंडर, अच्छा अगर उसको डिलीवर की वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, आजम ने क्यों कहा होगा, हालांकि 150 के रेट के हिसाब से एग्रीमेंट कर लिया, आजम ने उसके बाद क्यों कहा होगा कि भाई अगर मेरे पास ले, क्योंकि शायद उसकी मार्केट डाउन हो गई होगी, डाउन हो। अब देखिए ये बायर ने रिजेक्ट किया है, अगर प्राइस अप हो ना तो नॉर्मली सेलर रिजेक्ट करता है, प्राइस डाउन हो तो बायर रिजेक्ट करता है। बायर ने यहां पे रिजेक्ट प्राइस, द मार्केट प्राइस बीइंग ड्रॉप टू ₹130 per kg ऑन दिस डे, क्योंकि प्राइस कम हो गई थी 130। उसने कहा भाई तुमसे कॉन्ट्रैक्ट वाली खरीदूं, मैं मार्केट से 130 के हिसाब से खरीद लेता हूं। इज एनी रेमेडी अवेलेबल टू बाबर, क्या बाबर के पास कोई रेमेडी अवेलेबल है, बाबर के पास क्या रेमेडी अवेलेबल है, डैमेजेस नहीं ले सकता, बाबर सेलर है, डैमेजेस कैसे कैलकुलेट होंगे, कैलकुलेशन कर सकते, मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस, मार्केट प्राइस जो क्या होगा 150 माइनस 130 20 और मल्टीप्लाई करना 500 के साथ 10,000। शाबाश, क्लियर हो गई है। अच्छा चलिए क्वेश्चन 9, आलिया कॉन्ट्रैक्ट्स टू बाय बिस्मा शेप फॉर ₹6 billion but breaks her promise. The price which Bisma could obtain at the time of breach of promise was ₹5.8 billion. आलिया ने कहा मैं 6 बिलियन की शिप खरीदूंगी, लेकिन बाद में उसने ड्यू डेट में इनकार कर दिया, ड्यू डेट पे प्राइस की जो शिप की मार्केट वैल्यू 5.8 थी। इज एनी रेमेडी अवेलेबल टू बाबर, अच्छा बाबर नहीं बिस्मा करना, बिस्मा कर लें इसको, हाँ जी। इज एनी रेमेडी अवेलेबल टू बिस्मा, क्या 0.2 मिलियन की कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं, बिलियन 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 बिलियन
0.2 बिलियन की कंपनसेशन, क्योंकि मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का फर्क, ये क्लियर हो गया। क्योंकि अब असल में बिस्मा को क्या करना पड़ेगा, अपनी शिप 5.8 बिलियन की बेचनी पड़ेगी, हालांकि वो 6 बिलियन का एग्रीमेंट हुआ था, तो उसे 0.2 बिलियन का नुकसान हुआ। ये भी वही कंसेप्ट के मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का फर्क। नेक्स्ट, अरसलान द ओनर ऑफ बोट, अच्छा ये फिर वही शिप वाली कहानी है। अरसलान ओनर ऑफ बोट कॉन्ट्रैक्ट्स विद बुरहान टू टेक ए कार्गो ऑफ यार्न टू ग्वादर फॉर सेल एट ग्वादर स्टार्टिंग ऑन ए स्पेसिफाइड डेट। तो एग्रीमेंट ये हुआ कि जो बोट का मालिक है वो सामान उठाएगा बुरहान से, कराची से, और पहुंचाएगा ग्वादर, और एक उधर ग्वादर को एक स्पेसिफिक डेट एग्जीबिशन वगैरह लग रही होगी, उधर बेचना है। द बोट owing to some avoidable cause, अवॉइडेबल कॉज, अनअवॉइडेबल कॉज नहीं कहा। अच्छा, अनअवॉइडेबल कॉज कहता तो शायद फिर हम सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की तरफ जाते हैं। अवॉइडेबल कॉज डज नॉट स्टार्ट एट टाइम पॉइंट, हो सकता है उधर समंदर में सुनामी आ जाता, उस सूरत में फिर अनअवॉइडेबल कॉज हो, वो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो जाती। लेकिन यहाँ पे अवॉइडेबल का लफ्ज उसने क्यों लिखा, हमें बताने के लिए कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। डज नॉट स्टार्ट एट द टाइम अपॉइंटेड whereby the arrival of the cargo at Gwadar is delayed beyond the time when it would have arrived if the boat had sailed according to the contract. वो कश्ती लेट पहुंची। After that date and before the arrival of the cargo, the price of yarn falls. जहां उसने 20 तारीख को पहुंचना था वो 30 तारीख को बोट पहुंची, 30 तारीख तक प्राइस कम हो गई क्योंकि कस्टमर कम हो गए होंगे उस मार्केट में। Is any remedy available to Burhan if price which Burhan could have obtained for the cargo at Gwadar at the time when it would have arrived is rupees 6 million and the price when it actually arrived is rupees 5 million? उसे कितने का नुकसान हुआ? वही लंबी चौड़ी कहानी, वही पिछले कहानी वाला कंसेप्ट, क्वेश्चन वाला कंसेप्ट है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ऑर्डिनरी डैमेजेस का रूल क्या है, मार्केट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का फर्क। क्लियर हो गया ये? चलिए, Akram contracts to repair Kamran's house in a certain manner and receives payment in advance. Akmal repairs the house but not according to the contract. Is any remedy available to Kamran? क्या remedy available है? हाउस पेंट किया, फर्ज कीजिए हाउस, लेकिन जिस तरीके से कहा गया था उस तरीके से पेंट नहीं किया, क्या सारे के सारे पैसे देने पड़ेंगे? लॉ कहते हैं इसको, लॉ नाम देता है कॉन्ट्रैक्ट बैडली परफॉर्म्ड। परफॉर्म्ड किए हैं लेकिन ये दो टर्म्स हैं, पहले वो टर्म्स के साथ हमें समझाता था, टर्म्स के साथ नहीं समझाता। दो टर्म्स थी, एक थी कॉन्ट्रैक्ट पार्शली परफॉर्म्ड और एक थी कॉन्ट्रैक्ट बैडली परफॉर्म्ड। कॉन्ट्रैक्ट पार्शली परफॉर्म्ड का रूल ये था कि जितना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया उसके पैसे लिए दिए जाएंगे और जिस पार्टी ने ब्रीच किया वो डैमेजेस पे करेगी। कॉन्ट्रैक्ट बैडली परफॉर्म का रूल ये था कि उस कॉन्ट्रैक्ट को फिर करेक्टली परफॉर्म करवाया जाएगा किसी दूसरे से, और करेक्टली परफॉर्म करवाने के ऊपर जितने एक्स्ट्रा खर्चे हुए हैं वो डिफॉल्टिंग पार्टी पे करेगी। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम उस घर को रिपेयर करवाएंगे अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन, और फिर उसके ऊपर जो एडिशनल खर्चा लगा होगा वो रिकवर करवाएंगे कामरान से, सॉरी अकमल से, क्योंकि उसने घर को सही तरीके से रिपेयर नहीं किया। फर्ज कीजिए आपने 20,000 रुपया दिया, मुझे नहीं, कॉलेज को, फर्ज कीजिए मुझे दिया होता, फर्ज कीजिए, और मैंने आपको सही नहीं, मैंने 75% सिलेबस सही पढ़ाया, बाकी एंड पे आपको पता ही है जैसे हमारा टीचर्स का तरीका वारदात होता है, बागम बाग 2 हफ्ते, पहले 3.5 महीने में 10 चैप्टर और आखिरी 15 दिन में 6 चैप्टर्स। तो फर्ज कीजिए 25% सिलेबस ठीक नहीं करवाया, अब आप क्या कहेंगे कि सारे पैसे वापस दें? नहीं, क्या करें, बल्कि अब क्या होगा, अब आप किसी दूसरे टीचर के पास जाएंगे, उनसे 25% सिलेबस पढ़ेंगे, उसकी जितनी फीस आपने उनको अदा की वो मेरे से आप वापस लेंगे। ये बात समझ आ रही है? ये है कॉन्ट्रैक्ट बैडली परफॉर्म का रूल। वैसे ये इलस्ट्रेशन हमारे नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि वो रेलिवेंट कंसेप्ट नहीं है उसने बताया, लेकिन बहरहाल समझ आ गई बात आपको। कॉन्ट्रैक्ट पार्शली परफॉर्म और कॉन्ट्रैक्ट बैडली परफॉर्म फर्क समझ आ गया? वो जो सिंगर वाला था 6 नाइट्स वाला, वो क्या था? पार्शली परफॉर्म, पार्शली परफॉर्म। Question 12. Ajmal contracts to let his shop to Said for a year from the 1st of January for a certain price rupees 28 million. अच्छा मुझे एक चीज बताइए, कैसे पूछूं आपसे कि मैंने भाईजान से ये कहा
क्या मैंने कुछ सामान इंपोर्ट किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, और वो फिलहाल एक गोदाम है कच्चा, उसमें बारिश हुई ना तो पानी आ जाएगा, तुम ऐसा कर उसको पक्का कर दो। इसने कहा ठीक है, एग्रीमेंट हुआ 5 तारीख को ये आके उसको पक्का कर देगा। ये 5 तारीख को नहीं आया, 5 तारीख को भाईजान नहीं आए, 6 तारीख को बारिश आई। अच्छा, बारिश से पहले महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी थी बारिश आने वाली है, तो मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। हल्की हल्की बारिश शुरू हुई, कोई एक्शन नहीं लिया मैंने कहा अच्छा इसके साथ एग्रीमेंट हुआ था 5 तारीख को, इसने नहीं ना पक्की की दीवारें, तो अब मेरा जितना भी करोड़ों का नुकसान होगा ना वो इसकी नाअहली की वजह से होगा, इसके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से होगा, वो मैं इससे रिकवर करवाऊंगा, इसको कंगाल करके छोड़ूंगा। बारिश आई, सारा सामान इलेक्ट्रॉनिक्स का तबाह हो गया, मैंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद मैंने इसके ऊपर 5 करोड़ का केस फाइल कर दिया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस की वजह से, कि मेरा नुकसान हुआ है 5 करोड़। बताइए क्या मुझे 5 करोड़ मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि असल में ये इनकी नाअहली की वजह से नुकसान नहीं हुआ, मेरी नाअहली की वजह से। इसलिए लॉ ये कहता है जब कभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो ना और आपके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन है, तो हमारा फर्ज है कि नुकसान को मिनिमाइज करने की कोशिश करें, उस अल्टरनेट ऑप्शन की तरफ जाएं। अगर वो अल्टरनेट ऑप्शन की तरफ हम नहीं जाते तो फिर ये हमारा फॉल्ट समझा जाएगा, इनका फॉल्ट नहीं समझा जाएगा। हाँ, अगर कोई अल्टरनेट ऑप्शन है ही नहीं फिर ठीक है, फिर इनका फॉल्ट समझा जाएगा। ये कंसेप्ट समझ आया आपको? एग्री करते हैं लॉ के इस पॉइंट ऑफ व्यू से? अच्छा, अब यहां पे देखिए, कह रहा है अजमल कॉन्ट्रैक्ट्स टू लेट हिज शॉप टू सईद फॉर ए ईयर फ्रॉम द 1st of January फॉर ए सर्टेन प्राइस ₹28 मिलियन। अजमल ने एग्रीमेंट किया सईद के, भाई मेरी दुकान है 1 साल के लिए किराए पे तुम्हें दी 28 मिलियन, शिप है 1 साल के लिए तुम्हें किराए पे दी 28। अच्छा, फ्रेट राइज एंड ऑन द 1st of January द हायर ऑब्टेनेबल फ्रॉम द शिप इज हायर ₹32 मिलियन। 1 तारीख को क्या हुआ कि जो किराए थे वो बढ़ गए, जो हमने 28 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया था वो 32 मिलियन पे वही शिप अवेलेबल है हायर के लिए। देन द कॉन्ट्रैक्ट, अजमल ब्रेक्स हिज प्रॉमिस, अजमल ने अपना वादा तोड़ा। अजमल ने क्या कहा था, आपको शिप रेंट पे दूंगा 1 साल के लिए, 1 साल का किराया तय हुआ था 28 मिलियन, लेकिन जब ड्यू डेट आई, एक वो भाईजान वो शिप लेने के लिए आए, हमने कहा किराए बढ़ गए हैं 32 मिलियन, अब 32 मिलियन का एग्रीमेंट करना है तो करो, वरना हम क्या रेमेडी अवेलेबल है सईद के पास? बिल्कुल, क्या रेमेडी अवेलेबल? अच्छा, अगर स्पेसिफिक इक्विटेबल रेमेडीज की तरफ जाता तो ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस होता कि इंजंक्शन का? वो भी ऑप्शन थे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में फिर बोर्ड उसको देनी पड़ती, जबरदस्ती कोड निकलवाता। लेकिन अगर वो डैमेजेस का केस करे 4 मिलियन, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का फर्क, वही कंसेप्ट। आगे चलते हैं। Adil contracts to supply Jazib with a 1000 kilogram of iron at ₹20 per kg above the price at which Adil could procure and deliver the iron. Jazib wrongfully refuses to receive the iron. Is any remedy available to Kashif? ये क्या? ये कहना क्या चाह रहा है? दोबारा पढ़ो। अदील ने जाजिब से कॉन्ट्रैक्ट किया कि अदील सप्लाई करेगा उसे आयरन इस रेट और क्वांटिटी पे। अदील प्रोक्योर कर सकता था, अच्छा 20 रुपए ज्यादा, जिस पे यानी इसका मतलब है इस एग्रीमेंट में अदील को प्रॉफिट था 20 रुपए के हिसाब से, यानी अदील ने 500 रुपए पर केजी खरीद के 520 के हिसाब से बेचना था। ठीक है, जाजिब ने क्या किया, रॉन्गफुल, उसने कहा मैंने नहीं रिसीव करनी है। क्या कोई रेमेडी अवेलेबल है अदील के पास? क्या रहे, इसको काशिफ की बजाय अदील कर लें, जाजिब पे करेगा 20,000, शाबाश, जो उसको नुकसान हुआ, जो मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का फर्क है। इसका मतलब यह हुआ, इससे एक चीज हमें पता चली कि जो मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का रूल है ना, ये बायर के लिए भी है, सेलर के लिए भी है। बायर अगर खरीदने से इनकार करे तो भी यही रूल लगेगा, सेलर बेचने से इनकार करे तो भी यही रूल लगेगा। जी जी, रॉन्ग बगैर किसी वजह के उसने रिसीव करने से इनकार कर दिया, यानी एसेंशियल। जी जी बिल्कुल, रॉन्ग फॉली का मतलब बगैर किसी वैलिड रीजन के, यानी इसे ये बताना चाह रहा है, इस लफ्ज़ ये बताना चाह रहा है कि टेंडर वैलिड था लेकिन उसने इनकार किया, तो इसका कसूर है, जाजिब का कसूर है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जी, नहीं ये उसको डायरेक्ट नुकसान हुआ है, मार्केट प्राइस का है। ये सिंपल रूल है, मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के डिफरेंस का रूल।
आपने मेरे से एग्रीमेंट किया कि एक चीज मैंने आपको 500 रुपए में सप्लाई करनी है, मैंने वो चीज 450 में खरीद सकता था, आपने एग्रीमेंट जो है कर दिया। अब मैं केस फाइल करूंगा डैमेजेस का, लाख मुझसे पूछेगा बताओ कितने डैमेजेस, तो मैं कहूंगा मेरा कितना नुकसान हुआ है, 50 रुपए का, क्योंकि मैं 450 की खरीद के 500 की आपको बेचनी थी, तो मेरा प्रॉफिट कितना था, 50। तो ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का फर्क है, लेकिन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 14 Adil sells certain merchandise to Sajid, warranting it to be of a particular quality, and Sajid in reliance upon this warranty sells it to Habib with a similar warranty। ये वही केस के मेड इन जापान कहा, आबिद ने साजिद को कहा मेड इन जापान है, साजिद ने आगे हबीब को कहा मेड इन जापान है। गुड्स प्रूव टू बी नॉट अकॉर्डिंग टू वारंटी, गुड्स निकली मेड इन चाइना, एंड साजिद बिकम्स लायबल टू पे ए सम ऑफ मनी बाय वे ऑफ कंपनसेशन। और साजिद को पैसे अदा करने पर, हबीब ने तो साजिद से रिकवर करवाने थे ना, हबीब साजिद को जानता है, हबीब को तो जानता ही नहीं है। इज देयर एनी रेमेडी अवेलेबल टू साजिद? क्या रेमेडी अवेलेबल है? वो जो डैमेजेस पे किए हैं साजिद ने हबीब को, वो आबिद से रिकवर करवाएगा, रिकवर करवाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट, यहाँ पे उसने ये नहीं हमें बताया कि क्या हबीब ने चीजें भी साजिद को वापस कर दी हैं कि नहीं की, ये नहीं बताया। इसका मतलब नहीं की होंगी। अगर क्वेश्चन में ये कहता कि हबीब ने चीजें साजिद को वापस भी कर दी हैं, डैमेजेस भी क्लेम कर लिए, चीजें भी वापस कर दें, इस सूरत में साजिद आबिद से 2 अमाउंट रिकवर करवा सकता था। पहली अमाउंट जो कंपनसेशन उसने हबीब को पे की है, और दूसरी अमाउंट कौन सी होती, जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उसका प्रॉफिट था, जो चीजें वापस होने की वजह से अब उसको नहीं मिला, वो भी तो इस ब्रीच की वजह से है ना, ब्रीच की वजह से। जी जी, मॉनिटरी इक्विटेबल रेमेडी, वो डैमेजेस नहीं होते यहाँ पे, रेमेडी नॉर्मली हम डैमेजेस में ही जा रहे हैं, वरना तो आप ये अगर इसको इक्विटेबल रेमेडी की तरफ लेके जाएं, उन्होंने कहा सर क्वेश्चन स्टूडेंट का ये है कि जहां कहीं वो रेमेडी कह रहा है आप उसको डैमेजेस की तरफ लेके जा रहे हैं, आप उसको इक्विटेबल रेमेडी की तरफ क्यों नहीं लेके जा रहे? तो इक्विटेबल रेमेडी में हम क्या कहते हैं कि वो उसको चीजें वापस करे, और फिर वो उसको ओरिजिनल जिस चीज के बारे में कहा गया था वो, जो इक्विटेबल रेमेडीज होती है ना, ये कुछ खास कॉन्टेक्स्ट में लागू की जाती है, नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में नहीं। जो नॉर्मल गुड एंड सर्विस वाले कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे आपने नॉर्मल अज्यूम करना है, नॉर्मल गुड एंड सर्विसेज वाले एग्रीमेंट्स होते हैं, उनमें लॉ डैमेजेस अलाउ करता है, ठीक है। जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाले या इंजंक्शन वाले केसेस होते हैं वो खास केस होते हैं। पहले हमारे सिलेबस में लिस्ट होती थी कि इन केसेस में इक्विटेबल रेमेडी अलाउड है, इन केसेस में अलाउड, लिस्ट होती थी। अब वो कंसेप्ट उसने हमारे सिलेबस से निकाल दिया इस टाइम से, इसलिए मैं उस तरफ नहीं आपको लेके जा रहा। आपको ये लग रहा होगा कि शायद हर केस में हमारे पास ऑप्शन होती है इक्विटेबल की, नहीं, डैमेजेस की ऑप्शन हर केस में होती है, लेकिन इक्विटेबल रेमेडी की ऑप्शन कुछ केसेस में होती है, कुछ केसेस में नहीं होती। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, उसमें एक एग्जांपल हुआ करती थी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज की। एक पार्टी अगर इनकार करते हैं मैरिज, दूसरी पार्टी मुझे बताइए क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस फाइल कर सकती है? वो नहीं कर सकती ना, जबरदस्ती थोड़ी कोई कहेगा, ठीक है। तो वो कुछ केसेस में हम इक्विटेबल रेमेडीज की तरफ जाते हैं, कुछ में नहीं जाते, तो चूंकि हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए किसी भी केस में आपने उस तरफ नहीं जाना। आपने अज्यूम यही करना है कि जब कभी रेमेडी की बात कर रहा है डैमेजेस की बात कर रहा है, और डैमेजेस में आपको पता है ऑर्डिनरी, तो आपने नोट किया मैंने किसी भी केस में स्पेशल डैमेजेस की बात नहीं की अभी तक। क्यों नहीं की भला? तो क्वेश्चन में उसने हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी, इंफॉर्मेशन नहीं दी। जी जी, वो उसका अपना था, वो उसका अपना, वो अगर उसने उस गुड की वजह से नुकसान हुआ ना, उसको उस गुड के रिटर्न होने की वजह से नुकसान हुआ, और वो रिटर्न किसकी वजह से हुआ था? उसके फॉल्ट की वजह से। हाँ, उसको स्पेशल डैमेज की तरफ लेके जा सकते हैं, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। वो जो डैमेजेस अगर पे करता, गुड्स रिटर्न हो जाते, तो जो उसको प्रॉफिट में सैक्रिफाइस करना पड़ता वो स्पेशल डैमेज होता, वो क्लेम कर सकता, लेकिन उस वक्त बताया होता। 15 Amjad contracts to deliver 5,000 kg of rice to Tanveer on the 1st of January at ₹100 per kg. Tanveer afterwards before the 1st of January contracts to sell the rice to Rizwan at a price ₹125 per kg, यानी हायर देन मार्केट 120 on the 1st of January। यानी एग्रीमेंट क्या हुआ कि बाय कौन? तनवीर बाय करेगा, तनवीर बाय 100 के हिसाब से,
और तनवीर क्या करता है फिर आगे एग्रीमेंट कर लेता है रिजवान से कि वो 125 के हिसाब से बेचेगा, मार्केट प्राइस उस वक्त क्या है 120। अब सिचुएशन जो मुझे समझ आ रही है वो ये, 1 तारीख को एग्रीमेंट हुआ कि 100 रुपए के लिहाज से 5000 kg डिलीवर किया जाएगा। जिस दिन गुड डिलीवर करनी थी उस दिन रेट पहुंचा 120 के ऊपर, और डिलीवर करना उसने आगे एक और कॉन्ट्रैक्ट किया 125 का। भाई बात समझ आ रही है? नहीं भाई को नहीं समझ आ रही। मैंने इनके साथ एग्रीमेंट किया, आप मुझे 10 तारीख को 100 रुपए 1 kg की एग्जांपल लगा, 1 kg 100 रुपए के हिसाब से डिलीवर करेंगे, और इन भाई के साथ मैंने एग्रीमेंट किया कि आपको 125 की बेचूंगा। ड्यू डेट के ऊपर उसका रेट है 120 रुपए। अच्छा ये अच्छी एग्जांपल है। अब ड्यू डेट के ऊपर इन्होंने ब्रीच कर दिया। अब जब ब्रेक्स हिज प्रॉमिस, क्या मेरे पास कोई रेमेडी है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का फर्क जो क्या है 20 रुपए। 20 रुपए मैं इनसे रिकवर करवा सकता हूं। नहीं मैं ऊपर वाला जो 5 मैं 25 रुपए नहीं एक रिकवर करा, मार्केट प्राइस। हाँ ये मेरा ऊपर का प्रॉफिट था जो मैंने किसी दूसरी पार्टी के साथ एग्रीमेंट किया था, ये रिकवर नहीं करवा सकता मैं, लेकिन एक सूरत में रिकवर करवा सकता हूं। अगर एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया होता अमजद को कि भाई आप जो चीजें लेके आ रहे हैं मैंने आगे 125 की डिलीवर करनी है, या एक बंदे को मैंने डिलीवर करनी है उसमें मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट होगा, अगर ये बताया होता फिर। ये है स्पेशल डैमेज। ऊपर का 5 रुपए जो है ना जो सब्सिक्वेंट प्रॉफिट है, ये लेवल 2 वाला है, ये लेवल 2 वाला प्रॉफिट है। तो मैं 20 रुपए तो हम सारे एग्री करते हैं ना कि ऑर्डिनरी डैमेज रिकवर करवा सकते हैं, ऊपर वाले 5 रुपए रिकवर करवा सकते हैं प्रोवाइडेड क्या किया हो, एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्म किया हो। ये बात समझ आई? अच्छा इस क्वेश्चन को मार्क कर, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेजेस दोनों को कवर कर रहा है। इससे पहले कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिसमें दोनों कवर हो रहे हो। इसको घर जाके तसल्ली से दोबारा पढ़िएगा जी। अगर फर्ज कीजिए इनका क्वेश्चन नहीं है, इनका क्वेश्चन ये है सर इसके पास इसने 120 रुपए के मार्केट से खरीद के उसको 125 के क्यों ना बेच दिए। हो सकता है उसने यही किया हो, लेकिन इस सूरत में भी तो उसे 20 रुपए पर केजी का नुकसान हो गया, तो हम भी यही कह रहे हैं 20 ले सकता है। अच्छा अगर बताया होता, ठीक है, अगर बताया होता ना उसने कम्युनिकेट और अल्टरनेट अरेंजमेंट होता फिर आपकी बात ठीक थी। बिल्कुल ठीक। इनका क्वेश्चन ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया ना, स्पेशल डैमेज को भी ऐड कर लिया। इनका भाई का क्वेश्चन क्या है, इन्होंने ये कहा सर फर्स्ट कीजिए एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर बताया भी होता मैं 125 में बेचना है, लेकिन ड्यू डेट के ऊपर वो डिलीवर ना करता फिर भी हम 120 ही रिकवर करवा सकते थे, 20 रुपए डैमेजेस के तौर पर रिकवर करवा सकते थे, ऊपर वाले 5 फिर भी रिकवर नहीं करवा सकते। इनका क्या है, इसलिए कि सर हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन मौजूद थी, हम मार्केट से 120 की चीज खरीद के 125 की उसको बेच सकते थे, तो बिल्कुल ठीक है, उस सूरत में हमारा नुकसान ना होता फिर हम रिकवर ना करवाते। क्लियर हुआ ये? तो इसका मतलब है एक कंसेप्ट हमारा बिल्ड हुआ इस क्वेश्चन से ऑर्डिनरी डैमेजेस का, एक स्पेशल डैमेजेस का, और एक ये कि अगर अल्टरनेट अरेंजमेंट हो जिनसे नुकसान को कम किया जा सकता है तो फिर हमने अवेल करना है उनको। लॉ ये कहता है कि एग्रीड पार्टी को चाहिए लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करे, लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करे। वो एक पुराने सिलेबस के मुताबिक एग्जांपल होती थी, इसके ऊपर अच्छी एग्जांपल होते थे कि हम डाइवो के ऊपर बैठे, हमने कहा कि हमने जाना है मरी, हमने जाना है मरी, और रास्ते में उसने हमें उतार दिया इस्लामाबाद, हम गए पैदल मरी, रास्ते में हो गए हम बीमार, ठंड ज्यादा थी, फ्लू हो गया। अब डैमेजेस क्या क्लेम किए जा सकते? पहला, क्या इस्लामाबाद से मरी जाने तक जो ट्रांसपोर्ट है वो क्लेम किया? बिल्कुल। क्या जो हम बीमार हो गए इसके डैमेजेस? अच्छा फर्ज कीजिए कि लॉ इसको अलाउ कर रहा है, क्योंकि मैं उस कंसेप्ट की डिटेल की तरफ नहीं लेके जा रहा, कि अगर आप उसके गलती की वजह से, नाअहली की वजह से रास्ते में आप रुके और आपको कोई नुकसान हुआ तो लॉ फर्ज कीजिए उसको कंप्लेन कर, तो इस सूरत में हमें क्या पैसे मिलेंगे? फ्लू मेडिसिन के शाबाश, या डॉक्टर को विजिट किया। अब डॉक्टर जो है ट्रीटमेंट कराने के जो हॉस्पिटल होते हैं वो ऐसे भी होते हैं जो 100 रुपए में चेक करके आपको मेडिसिन भी दे देते हैं, और ऐसे भी होते हैं जो 2500 सिर्फ चेक करने के लिए लेते हैं। अगर हम जिंदगी में कभी ऐसे क्लिनिक डॉक्टर के पास ना गए हो, लेकिन अब हमें पता है
कि डैमेजेस क्लेम हो जाएंगे और हम बड़े बड़े डॉक्टर के पास चले जाए, 10,000 का बिल बना के ले आए, क्या अमाउंट पे की जाएगी? खुद बताइए, क्या 10,000 पे होनी चाहिए हमें या वो 200 पे? क्यों? क्योंकि हमारी एफर्ट यही होनी चाहिए कि लॉस को मिनिमाइज करना है। जानबूझ के अगर लॉस को बढ़ाए तो लॉ उसको अलाउ नहीं करता। और देखिए सही है, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए जी। हाँ, एग्रीड पार्टी को पेनलाइज करना मकसद नहीं है, सॉरी, फॉल्टी पार्टी को पेनलाइज करना मकसद नहीं है, एग्रीड पार्टी को कंपनसेट करना मकसद है। और एग्रीड पार्टी को भी चाहिए कि वो फॉल्टी पार्टी को पेनलाइज करने की कोशिश ना करे, पार्टी को पेनलाइज करने की कोशिश ना करे। हाँ आगे चलते हैं। Azam, a builder contracts to erect and finish a house by the 1st of January in order that Babar may give possession of it at that time to Qasim, to whom Babar has contracted to let it. यानी बाबर ने आजम से कहा कि घर बनाओ, बाबर ने आजम से कहा घर बनाओ, और बाबर ने कासिम से कहा कि मैं तुम्हें घर किराए पे दे दूंगा। आजम इज इन्फॉर्म्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बाबर एंड कासिम। मुझे अंदाजा हो रहा है कि आगे स्पेशल डैमेजेस की तरफ लेके जाएगा कहानी। आजम बिल्ड्स द हाउस सो बैडली दैट बिफोर द 1st of January it falls down and has to be rebuilt by Babar, who in consequences loses the rent which he was to recover have received from Qasim। जाहिर है अब 1 जनवरी को बिल्डिंग, 31 दिसंबर को बिल्डिंग गिर गई, उसने 4-5 महीने लगा के फिर इसको दोबारा कंस्ट्रक्ट करवाया होगा। अब 4-5 महीने रेंट थोड़ी देगा कासिम। एंड इज ऑब्लाइज्ड टू मेक कंपनसेशन टू, और कासिम को कोई कंपनसेशन भी उसने दी फॉर द ब्रीच ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट। इज एनी रेमेडी अवेलेबल टू बाबर? एक मिनट, पहले चीज, वो जो बिल्डिंग की कॉस्ट थी वो रिकवर कराएगा क्या नहीं? वो बैडली परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट वाला कंसेप्ट आ गया, वो रिकवर कर, शाबाश। जो रेंट लॉस हुआ, अच्छा अब ये वाली तो ऑर्डिनरी डैमेज था, रेंट लॉस जो एग्रीमेंट हुआ ना सब्सिक्वेंटली दूसरा, ये स्पेशल डैमेजेस में आएगा। लेकिन चूंकि इन्फॉर्म कर दिया गया था इसीलिए रिकवरी हो सकती है। किसकी? जो उसको कंपनसेट, उस एग्री कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे जो पेमेंट की गई वो सारी रिकवर हो सकती है। जो रेंट लॉस हुआ वो रिकवर हो सकता है आजम से, जो कंपनसेशन पे की। और अगर लेकिन आजम को ना पता होता कासिम के साथ वाले एग्रीमेंट का, फिर सिर्फ एक ही चीज पे होती, वो क्या? बिल्डिंग की कॉस्ट, बिल्डिंग की कॉस्ट, फिर दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की कोई पेमेंट। भी समझ आ रही है कुछ? Asif having contracted with Bashir to supply Bashir with 1000 kg of iron at rupees 500 per kg to be delivered at a stated time, contracts with Salim for the purchase of 1000 kg of iron at rupees 400 kg, telling Salim that he does so for the purpose of performing his contract with Bashir। एक मिनट है, आसिफ ने बशीर को कॉन्ट्रैक्ट किया कि आसिफ बशीर को 1000 kg डिलीवर करेगा। फिर उसने सलीम से खरीदने का भी एग्रीमेंट कर लिया कि भाई 400 से तुम मुझे दो ताकि मैं 400 के टेल, उसने बताया कि मैं ये बशीर को बेचने लगा 500 की, 400 500 बशीर को पता है। सलीम फेल्स टू परफॉर्म हिज कॉन्ट्रैक्ट विद आसिम who cannot procure other iron and Bashir in consequence receives the contract, any remedy available to Asif? क्या सलीम 100,000 के हिसाब से स्पेशल है। अच्छा इसमें मुझे ये बताइए, एक मिनट है, कॉन्ट्रैक्ट पर अगर फर्ज की उसने यहां पे मार्केट प्राइस नहीं दी, अगर यहां पे मार्केट प्राइस दी होती और बताया होता मार्केट में अल्टरनेट सप्लाई अवेलेबल है, तो फिर डैमेजेस कैसे कैलकुलेट होते? 400 और मार्केट प्राइस अगर 470 है, उसका डिफरेंस होते, उसका डिफरेंस होते। अच्छा फर्ज कीजिए, अब इस क्वेश्चन को, अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर आपने सही जवाब दे दिया इसका मतलब अभी तक का सारा जो कुछ केस में प्रैक्टिस कर रहे हैं सारा कुछ समझ आ गया। आसिफ ने एग्रीमेंट किया सेल करेगा बशीर को 500 में, 1 kg की एग्जांपल लेके चलते हैं, बाद में तो मल्टीप्लाई करना है, कॉम्प्लेक्स करने का फायदा नहीं। फिर आसिफ ने बाइंग एग्रीमेंट किया सलीम से 400 का और सलीम को बता दिया कि मैंने ऊपर बशीर को सेल करना है। ड्यू डेट पे सलीम ने सप्लाई नहीं किया। पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आसिफ का कितना नुकसान हुआ? वो 100 के हिसाब से डैमेजेस क्लेम करेगा। अगर इस क्वेश्चन में उसने कहा होता
ड्यू डेट पे सलीम ने सप्लाई नहीं की और मार्केट प्राइस है 470 एंड अल्टरनेट सप्लाई अवेलेबल, अल्टरनेट अवेलेबल है और अल्टरनेट की प्राइस 470 है। कितना क्लेम कर सकता है? 470। क्या ऊपर का 30 कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसका नुकसान नहीं हुआ, वो मार्केट से 470 उठा के 500, यानी इसका प्रॉफिट सो ही रहता। 30 ये मार्केट से उठा के बशीर से ले लेता प्रॉफिट और 70 सलीम से। अगर वो कहता कि मार्केट प्राइस 470 है बट अल्टरनेट नॉट अवेलेबल, अब सलीम से कितने डैमेजेस लिए जाए? 100। अच्छा, लेकिन देखें, लेकिन इसमें 100 को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, ऑर्डिनरी डैमेजेस और स्पेशल। ऑर्डिनरी डैमेजेस का रूल वही रहेगा, और जो इसमें 70 रुपए है ना, 70 वो ऑर्डिनरी डैमेजेस में आएगा, और जो 30 है, ये बात समझ आई? यानी ऑर्डिनरी डैमेज का रूल वही रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का डिफरेंस। स्पेशल डैमेजेस जो हैं वो उस सूरत में क्लेम कर सकते हैं अगर आपने टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताया हो, और वो डिपेंड करेगा क्या हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन है कि नहीं। अगर अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है फिर हम उसका देंगे, अगर अल्टरनेट ऑप्शन है तो हमने अल्टरनेट ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है ताकि लॉस मिनिमाइज हो सके। याद रखें, लॉ जिम्मेदारी लगाता है एग्रीड पार्टी की कि लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन में अगर हमें कुछ भी नहीं ना बताता तो हम एज्यूम करते हैं अल्टरनेट ऑप्शन नहीं थी, अल्टरनेट ऑप्शन नहीं थी। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम उससे पूरा 100 रुपया रिकवर करवा रहे हैं, 100 रुपया रिकवर करवा रहे हैं, एज्यूमिंग के कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। भाई ये बात समझ आ रही? आगे चलें। अमजद कॉन्ट्रैक्ट्स विद, अच्छा लंबी चौड़ी कहानी है, निकलता एंड में से कुछ भी नहीं। अमजद कॉन्ट्रैक्ट्स विद, नहीं रहने भाई, कसम नहीं खानी कि आई कैप की बुक के सारी एग्जांपल, सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, रहने नहीं देना। अमजद कॉन्ट्रैक्ट्स विद बिलाल टू मेक एंड डिलीवर टू बिलाल बाय ए फिक्स्ड डे फॉर स्पेसिफाइड प्राइस ए सर्टेन पीस ऑफ मशीनरी। अमजद ने बिलाल से कहा कि वो बिलाल को एक मशीनरी देगा, ठीक है। Amjad does not deliver the piece of machinery at time specified, and in consequence, Bilal is obliged to procure another at a higher price than that which he was to have paid to Amjad. ज़्यादा तो डिफरेंस था, and is prevented from performing a contract which Bilal had made with a third person at time of his contract with Amjad. लेकिन एक तो महंगा भी खरीदा और दूसरा महंगा खरीदने के बावजूद वो थर्ड पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था वो पूरा नहीं हो सका, बट विच हैड नॉट बीन कम्युनिकेटेड, लेकिन अमजद को नहीं बताया था, अमजद को नहीं बताया, एंड इज कंपेल्ड टू मेक कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। इज एनी रेमेडी अवेलेबल टू बिलाल? अच्छा ये भी मुझे अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, इसमें अमजद है, अमजद ने बिलाल को कहा कि मशीनरी तुम्हें दे दूंगा, अमजद ने बिलाल को मशीनरी नहीं दी। फर्ज कीजिए 100 की थी, 100 मिलियन की, बिलाल ने मार्केट से उठाई 120 मिलियन की, तो ऑर्डिनरी डैमेज तो हो गए 20, ये ऑर्डिनरी डैमेज क्लियर हो गए। अब स्पेशल डैमेजेस कौन से हैं? जो अच्छा दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी किया था जो नहीं परफॉर्म हो सका, अब वो पैसे मिलेंगे कि नहीं? वो पैसे नहीं, क्यों नहीं मिलेंगे? कम्युनिकेट नहीं किया। पिछले वाला एक क्वेश्चन गुजरा ना जिसमें उसने कम्युनिकेट किया था और कंपनसेशन भी दी थी, और रेंट वाला था, रेंट भी दिया था, कंपनसेशन भी दी थी। तो ये भी अच्छा, इसको भी मार्क कर ले, ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और जिस क्वेश्चन में ऑर्डिनरी डैमेजेस स्पेशल डैमेजेस दोनों आ रहे हो ना, वो अच्छा क्वेश्चन है। एक रेंट वाला था, वो निशान लगवाया था मैंने, वो भी आपने घर जाके पढ़ना है। ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी घर जाके पढ़ना, ठीक है। आपकी क्लास है इसके बाद 2 बजे? अच्छा ठीक है नहीं आप असाइनमेंट नहीं, कल अगर असाइनमेंट ना करके मैं 2 बजे तक बिठा लूंगा आपको, पक्की बात है। चलिए ये याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 तक। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।